नेक्स्ट इट इज इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड फाइनेंस। तो इंटरनेशनल जो ट्रेड किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर वो खुद एक मैकेनिज्म बन सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो ये चीज किस तरह से की जाती है? रियल वैल्यू ऑफ गुड्स में डिफरेंस को क्रिएट करके, एंड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको मैनिपुलेट करके, ठीक है, यानी कि जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स की, उसको मॉडरेट करके, आप उसको मैनिपुलेट करके जो वैल्यू है उसे कम ज्यादा करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या रहेगा कि ज्यादा अमाउंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा इन बिटवीन द कंट्रीज, एंड जो एडिशनल अमाउंट है वो कंसर्न्ड पार्टीज के द्वारा आपस में सेटल कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से सोचिए कि यहां पर एक इंपोर्टर है, एक एक्सपोर्टर है, आई इज इंपोर्टर, एक्स इज एक्सपोर्टर। अगर इन दोनों के माइंड में यह है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, पर्सन ई ने कोई ऐसा ही सामान भेज दिया जिसकी क्वांटिटी वगैरह लिख दी, सब कुछ लिख दिया, ठीक है, एंड ये सामान जो था इसकी कोई भी वर्थ नहीं थी, वर्थलेस सामान भेजा गया, तो भेजने का खर्चा लग गया। इंपोर्टर ने उसके बदले में ढेर सारा पैसा कि बहुत वैल्यूएबल चीज आई है, एक्सपोर्टर को भेज दिया, एक्सपोर्टर को भेज दिया, तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ट्रेड भी हो गया, लेकिन जो पैसा था वो भी बिना किसी वैल्यू के सामान के लिए ट्रांसफर हो गया, एंड ये पार्टीज अब आपस में जो पैसा है उसे सेटल कर सकती है, ठीक है। तो अगर तो ये वर्थलेस है तो इसे, अगर तो वर्थलेस ही है तो इसे एज इट इज ही फेंक देंगे। अगर थोड़ी बहुत वर्थ है भी है, मान लीजिए कोई वर्थ शो करनी है, शूज भेज दिए इन्होंने, एक्सपोर्टर ने शूज भेज दिए, शूज काफी लो क्वालिटी के भेज दिए, लेकिन शो किया कि आपने ब्रांडेड शूज मंगवाए हैं, वो बहुत महंगे शूज हैं, तो उसमें क्या हुआ, पैसा जो वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू थी, मान लीजिए 1000 यूएसडी की थी, यूएसडी 1000 की थी इनकी एक्चुअल वैल्यू, लेकिन वैल्यू शो की गई यूएसडी 10 लाख की, 1 मिलियन यूएसडी की वैल्यू शो की गई, ठीक है। तो इस तरह की चीज जो अगर की जा रही है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट बन जा रही है। दूसरा जो तरीका यहां पर हो सकता है दैट इज रिगार्डिंग कि इलीगल जो प्रोसीड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है हाई वैल्यू एसेट्स को परचेज करने में, लग्जरी कार्स को परचेज करने में, एरोप्लेन्स को परचेज करने में, बोट्स को परचेज करने में, जिनको उसके बाद थर्ड कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दूसरा तरीका क्या है, जहां पर इलीगल जो प्रोसीड्स थी, क्रिमिनल जो पैसे आए हैं, उस पैसे से आप हाई वैल्यू एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, लग्जरी कार को परचेज कर रहे हैं, एरोप्लेन्स को परचेज कर रहे हैं, बोट्स को परचेज कर रहे हैं, फिर उसके बाद थर्ड कंट्री में आपने उनको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो मनी ट्रांसफर के बदले में ऐसे ट्रेड का शो करते हुए इनवॉइस को मैनिपुलेट करके पैसे ट्रांसफर करना ज्यादा आसान है, जिससे वो ज्यादा जेन्युइन लगती है चीज। नेक्स्ट इट इज यूजिंग एंटिटीज इन लैक्स ज्यूरिसडिक्शंस, ऑफशोर बैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ऐसे बहुत सी जगह है, बहुत से पॉइंट्स हैं, लोकेशंस हैं जहां पर जो रेगुलेटरी कंट्रोल्स हैं वो काफी कम है, एंड टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, एंड सीक्रेसी प्रोटेक्शन। बहुत सी कंट्री का ऐसा रूल हो सकता है कि जहां पर जो बैंक है वो अपने रूल बना सकती है कि वो कस्टमर की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगी। तो ऐसे जो जगह है वहां पर पैसे लिबरली जमा करवाए जा सकते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेजर सेंटर कौन कैसे हैं? सिंगापुर है, हांगकांग है, बामास, बहरीन, केमन आइलैंड्स, स्विट्जरलैंड। तो डिपॉजिट जो पैसा यहां पर किया जाता है वो कैश भी किया जा सकता है, जो दूसरी कंट्री से आपने कैश भेजा, या फिर रिमिटेंस के थ्रू भी हो सकता है, जो आप जेन्युइन ट्रांजैक्शंस के रूप में यहां पर जमा कर रहे हैं, यहां पर पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस के लिए आपका इकट्ठा हो रहा है। नेक्स्ट इट इज शेल कंपनीज। शेल कंपनी जैसे फर्जीवाड़े वाली कंपनी रहती है, तो यहां पर कोई असली कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है जो रियल बिजनेस कर रही हो, ऐसे कुछ भी काम नहीं हो रहा था, ऐसा लगता है पेपर के ऊपर कि वो काम कर रही हैं, लेकिन फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो फिजिकली एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, या फिर अगर फिजिकली एग्जिस्ट करती भी हैं तो जिस ऑपरेशन को उन्होंने शो किया है, जिस मैन्युफैक्चरिंग चीज को उन्होंने शो किया, ट्रेडिंग को शो किया है, वो ट्रेडिंग वो कर ही नहीं रही है। सो वो क्रिएट करती हैं, इस तरह का एक अपीयरेंस देती हैं कि लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो गलत बिल बनाए जाते हैं, बोगस इनवॉइसेस की जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहती हैं। लाइकवाइज एक्टिविटी के लिए उन्होंने लोन ले लिया, बैंक से सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ले लिया, लोन ले लिया, ठीक है, ताकि इस तरह से लगे कि वो सही काम कर रहे हैं, लेजिटिमेट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो
डर्टी मनी आई है उसके अगेंस्ट उन्होंने उसको सिक्योरिटी की तरह रखते हुए लोन भी ले लिया, एंड जो प्रॉफिट हो रहे हैं उसके ऊपर टैक्स भी पे कर रहे हैं। सो इवन इस तरह के शेल बैंक्स भी होते हैं जो बैंक्स की तरह लगते हैं लेकिन वो रियल बैंक एक्टिविटीज में जुड़े नहीं होते हैं। तो शेल कंपनी एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है लॉन्डर करने के लिए पैसे को। इसमें जो आइडेंटिटी है वो भी बेनिफिशियल ओनर की समझ नहीं आती है, एंड साथ के साथ ऐसी जो कंपनी होती है उसके रिकॉर्ड खंगालने भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, क्योंकि होल्डिंग किन की होती है, लोकल पर्संस की होल्डिंग नहीं शो होती है, ये इन प्रोफेशनल्स की होल्डिंग शो होती है जिन्होंने सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, या फिर रिमोट लैंड से एनोनिमस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो कंपनी को चला रहे हैं किसी और कंट्री में बैठे हुए। एंड इस तरह की कंपनी का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, प्लेसमेंट। सबसे पहली स्टेज जो है प्लेसमेंट स्टेज में इसका काम किया जाता है, यानी एक बार यहां पर पैसा लग गया, जमा हो गया, उसके बाद पैसे को हमने सिस्टम में लेके आना है, लेयरिंग करनी है, या फिर इंटीग्रेशन पार्ट पर इसका इस्तेमाल होता है जहां पर पैसा आएगा, रियल परचेज वगैरह होगी, परचेज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, एंड इस तरह से शो होगा कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है।